ने जो दो सबसे बड़ी शर्तें रखी हैं वही बीजेपी के लिए मानना सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। एक तो ये कि उनका कहना है कि ईडी वाला मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दी जाए और दूसरा जो लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो भी उनको दिया जाए। इसके अलावा उनकी मांगों की एक लंबी फहरिस्त है और भी कई मंत्रालय उन्होंने की लिस्ट उन्होंने सौंपी है। विशेष राज्य का दर्जा दोनों ने ही मांगा है कि उनको दिया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए दोनों राज्यों को, ये भी मांग रखी गई है। लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा जिस बात पर अड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा पेच जिस पर फंसा हुआ है और माथा पीट रही है बीजेपी जिस पर, उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या, वो है लोकसभा स्पीकर का पद और फाइनेंस मिनिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा के घर जब मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री, ये 4 मंत्रालय हैं, बीजेपी ये किसी कीमत पर किसी को नहीं देगी। और इनमें से अब सबसे महत्वपूर्ण हो चला है फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपको पता ही है कि किस तरह से इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए यानी कि ईडी के जरिए चंद्रबाबू नायडू को किस तरह से परेशान किया गया था। वो जेल गए थे, रोता हुआ उनका वीडियो है जहां पर उनके परिवार की जो महिलाएं हैं उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था जब उनके ऊपर ये केस चल रहा था, और रोते हुए उनका वीडियो हम सब ने देखा है। क्या वो आंसू चंद्रबाबू नायडू भूल जाएंगे? और हमने इसी तरह से देखा कि कैसे जेडीयू को भी परेशान किया गया, फंसाया गया। नीतीश कुमार को भी हमें पता है कि उनके बहुत करीबी हैं जिनके घर जो है वो ईडी ने दस्तक दी थी। तो ये बहुत अच्छे से पता है, भले ही ये लग रहा हो कि 240 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन इस सरकार की पूरी बागडोर, पूरी की पूरी कमान, कंट्रोल, सब कुछ, सबका सेंटर नायडू और नीतीश कुमार हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं। वो जैसे चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम करते हुए नजर आएंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जा रही हैं। वो आपने देखा ही कि कैसे बुलाया जा रहा है मेहमानों को बाहर से, लेकिन अपने खुद के अंदर घर में जो मसले हैं उनको सुलझाया नहीं जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ साथी हमारे और पत्रकार केपी मलिक जी मौजूद हैं जिनके पास बहुत अंदर की खबरें होती हैं और तथ्यों पे आधारित उनकी खबरें होती हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और इससे पहले धन्यवाद। मैं आपके पास आऊं और आपसे सवाल पूछूं, कुछ और चीजें हैं जो मैं यहाँ दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। आपको पता है कि एनडीए से शुरू होकर एनडीए पे खत्म हो गए थे नरेंद्र मोदी। यहां तक हालत ये है कि जो बधाई के पोस्टर्स लगाए गए हैं उनमें से भी भारतीय जनता पार्टी का नाम पूरी तरीके से हटा दिया है। वहां भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं है और वहां पर सिर्फ एनडीए का नाम लेकर लगाया हुआ है और वहां पर तस्वीर है नरेंद्र मोदी की। आपको ये भी पता होगा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की कोई बैठक नहीं हुई है। एनडीए की एक बैठक हुई प्रधानमंत्री के घर पर, दूसरी बैठक आपने देखी संसदीय दल की, वो आपने कल देखी, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की कोई बैठक नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश से भी बहुत चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। दो राज्य हैं जिन पर निगाह होनी चाहिए, जहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। आपको पता है आज योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई थी और वो मीटिंग 1 घंटे भी नहीं चल पाई जो सांसदों की बुलाई गई थी, जिसमें से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये शामिल नहीं हुए। बताया ये जा रहा है कि कल जो संसदीय दल की बैठक में वो यहां पर आए हुए थे उनको दिल्ली में रोक लिया गया है। बीजेपी के आला कमान यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको यहां पर रोक लिया है। उनसे अभी बातचीत जारी है और आपको पता है ये भी खबरें हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसके बाद खबरें यह है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में कुछ तनातनी हुई है। और कल आपने वो तस्वीरें देखी थी, आपने खासतौर पर योगी आदित्यनाथ को बैठे हुए देखा होगा। ऐसा लग रहा था कि कोई जीत की नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि हार की कोई ये मीटिंग हुई है। ऐसा लग रहा था कोई मातम की कोई मीटिंग है जिसमें वो शामिल है, जिस तरह के चेहरे हमने वहां पर उनके देखे। तो
आप एनडीए तो छोड़ दीजिए, एनडीए के जो घटक दल हैं वो क्या फैसला लेंगे, वो क्या खेल कर सकते हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं और खेल बड़ा होने जा रहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी खुद अपना कुनबा बचा पाएगी? क्या अपनी बनी हुई सरकारें वो बचा पाएगी? और सबसे ज्यादा तलवार लटकी हुई है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर। आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ये कहा था कि जीतते ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और अब तो वहां पर परफॉर्मेंस खराब है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अमित शाह की वजह से है, और क्योंकि टिकट बंटवारे में उनका कोई दखल नहीं था, और वहीं यहां पर योगी आदित्यनाथ को मोहरा बनाकर पेश किया जा रहा है कि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन इतना खराब रहा है और उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाया जा सकता है, जिसकी बात खुद यहां पर आपको पता है केजरीवाल ने कही थी, और उसकी कोई भी सफाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई थी। और एक और खबर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं आंध्र प्रदेश से कि चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल नहीं हो सकते हैं और वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि वो सरकार में शामिल ना हो और वो बाहर से समर्थन दें, और अगर सरकार में शामिल हो तो लोकसभा स्पीकर का पद और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको दी जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, जो वेंकैया नायडू, जिनको आपको पता ही है किस तरह से साइडलाइन किया गया है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो उन्होंने कहा है कि जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। ये कहना है वेंकैया नायडू का। और नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता है और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती है। ये कहना है नितिन गडकरी का। तो इनसे आप तमाम चीजों को आप इससे समझिए। और वही खबर टीएमसी से जुड़ी हुई भी आ रही है। अभी आपको पता है 12 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, और खबर ये है कि 5 से ज्यादा, यानी कि बताया जा रहा है कि 7 से 8 सांसद जो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के, वो टीएमसी के संपर्क में हैं। और महाराष्ट्र में तो आपको पता ही है क्या खेल हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को संभालते संभालते ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी अपने ही कुनबे या उनके अपने ही सांसद जो हैं उनसे हाथ धो बैठे, जिसकी आशंकाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत आक्रामक है। सीडब्ल्यूसी की आज मीटिंग हुई है कांग्रेस की, और उसमें सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर लोकसभा में बने। और अभी 5:30 बजे संसदीय दल की बैठक है कांग्रेस की, और वहां पर संसदीय दल का नेता चुना जाना है और उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुना जाएगा। तो पूरे आक्रामक रूप में नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन, और पूरी तरीके से फंसती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। केपी मलिक जी, ये पूरा बैकग्राउंड मैंने यहां पर दे दिया। आपसे मेरा सवाल, अभी की राजनीतिक स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? क्या असली खेल शपथ ग्रहण के बाद होना है? क्योंकि उसमें पता चलेगा किसको क्या मंत्रालय दिया गया, किससे क्या छीना गया, किसको इंपॉर्टेंस दी गई और किसको साइडलाइन किया गया। देखिए बुशरा जी, मैंने चंद मिनट पहले एक ट्वीट किया है जिसमें मेरी एक कांग्रेस के विश्वसनीय नेता से बात हुई और उन्होंने मुझे जो जानकारी दी है कि आज एक अपनी तरफ से ऑफर कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद और 3 बड़े मंत्रालय और बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा। दूसरा जो है यही सेम चंद्रबाबू नायडू को विशेष पैकेज उनके राज्य के लिए और 3 बड़े मंत्रालय और 1 स्पीकर का पद उनको देने की पेशकश की गई है। और उस पे उनको इनकी तरफ से ये एक सुझाव दिया गया है कि अगर आप हमारी तरफ आते हैं तो हम ये चीजें करेंगे। और सहमति इस पे इंडिया गठबंधन की भी है और कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर गया है, जिसको इंडिया गठबंधन ने भी मान लिया है। अब आप इसमें ये देखिए कि एक तरफ तो आप कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में अगर ये ऑफर जो है इंडिया गठबंधन का ये दोनों लोग मान लेते हैं तो ये तो वही बात हो जाएगी कि दूल्हा बारात लेके पहुंचेगा और दुल्हन गायब है वहां से। तो है ये स्थिति बन जाएगी और ये तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। खैर, दूसरी चीजें अगर हम बात करें, जो आपने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की चीजें चल रही हैं
भारतीय जनता पार्टी में अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल है और हमें भी ये संशय है और भारतीय जनता पार्टी का जो आज का शीर्ष नेतृत्व है उसको भी संशय है। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे इन्होंने पहले एनडीए की मीटिंग की, फिर एनडीए के सदस्यों को समझाया, सबसे एक एक से बात की, उसके बाद इन्होंने फिर लगातार जेपी नड्डा के घर पे मीटिंग चल रही है जिसमें आरएसएस के लोग भी आ रहे हैं, लगातार अमित शाह के घर पे मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम लोग आ रहे हैं। एक भी घंटा कोई ऐसा खाली नहीं है कि जब मीटिंग ना चल रही। जिस आरएसएस को पानी पी पी के कोस रहे थे नड्डा जी, जिस आरएसएस को कह रहे थे कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, उसी आरएसएस की खुशामद कर रहे हैं, उसी आरएसएस के पीछे लगे हैं भाई हमें एक और मौका दे दो। और जिस तरह से एकदम से बदलाव आया है और एकदम से सारी चीज देखने में आई है, उससे पता लगता है कि कितने हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी के। आपने देखा होगा कि कल वेस्ट बंगाल के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने एक विरोधी ट्वीट किया था और विरोध की आवाज उन्होंने उठाई थी कि जिस प्रकार से जो पुराने लोग हैं उनको इग्नोर करके नए नए लोगों को लाया जा रहा है और उससे पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। आज आपने खुद कहा कि वेंकैया नायडू ने भी इस तरह की चीजें बोल दी हैं। पार्टी में विरोधी सुर उठने लगे हैं और ये एकदम से ना उठ जाएं, इसीलिए ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले ये होता है कि किसी भी पार्टी की अपनी संसदीय दल की मीटिंग होती है और उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहले एनडीए की मीटिंग हो रही है, फिर आप उसी सेंटर हॉल में अपने लोगों को भी बुला लेते हैं और एनडीए के साथियों को भी बुला लेते हैं। अरे भाई आप पहले भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग करिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग करिए, वो तो आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आशंका है कि उस मीटिंग में कहीं कोई विरोध के सुर उठ सकते हैं और मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप चीजें देखेंगे जिस प्रकार से अंदर ही अंदर आग जल रही है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर आग जल रही है जिसका कहीं कहीं धुआं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। खबरें ये हैं सूत्रों द्वारा कि कल बहुत हॉट टॉक योगी और अमित शाह के बीच में हुई है मीटिंग में, क्योंकि ये अभी क्या है कि हार का ठीकरा आदित्य योगीनाथ के सिर के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। अब मानना यह है कि अगर सारी सीटें जीत जाएं तो मोदी जी के नाम पे जीत गए और हार गए तो योगी जी के नाम पे ठीकरा फोड़ दीजिए। तो अंदर से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पे जिन पे टिकट देने की बात हुई थी उसमें यह हुआ था कि 35 पे अमित शाह अपने लोगों को देंगे और 35 की सूची आदित्य योगीनाथ के यहाँ से आएगी। तो आदित्य योगीनाथ ने अपने 35 लोगों की उम्मीदवारों की सूची भेज दी और खबरी यह है कि उस 35 की सूची में से इन्होंने 30 नाम काट दिए और 5 उनके लोगों को टिकट दे दिए। जाहिर सी बात है वो जो 5 लोग थे गोरखपुर के आसपास के लोग थे और उसमें गोरखपुर भी शामिल था, वो तमाम सीटें योगी आदित्यनाथ जीत गए। इसके अलावा जो बाकी चीजें थी आपने देखा होगा किस प्रकार अमित शाह योगी को इग्नोर करके अमेठी, बनारस, जौनपुर और इन तमाम जगहों पे घूम रहे थे। वेस्टर्न यूपी में संजीव बालियान और ठाकुरों का समझौता कराने के लिए जाटलैंड कर रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश को, जिससे और खून खोल गया ठाकुरों का। तो वो अपने लेवल पे इन चीजों को हैंडल करना चाह रहे थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ तभी से नाराज हो गए थे जब इनकी लिस्ट के नाम काट दिए गए थे। तो तब से ये टशन चल रहा है और इसका कल जो है हमें एक ऐसा रूप देखने को मिला कि जिसमें बताते हैं कि मीटिंग के बीच में ही भयंकर नाराजगी दोनों के बीच देखी गई, तल्खी देखी गई और हॉट टॉक हुई। उसी में ये हुआ कि कल शाम को योगी जी वापस लखनऊ चले गए और आज उन्होंने वहां पे कैबिनेट मीटिंग बुलाई और कैबिनेट मीटिंग में दोनों जो उप मुख्यमंत्री है वो नहीं पहुंचे क्योंकि वो दिल्ली में ही रुके हुए हैं, आज भी दिल्ली में है। तो क्योंकि माना जाता है कि वो अमित शाह के खेमे के लोग हैं और उसको उनसे और कुछ यूपी में क्या किया जाए, आगे किस प्रकार से आगे मामले को बढ़ाया जाए, उस पर उनकी चर्चा चल रही होगी। लेकिन अभी पहले तो दिल्ली का मामला सुलटाना है, उत्तर प्रदेश का तो बाद में भी हो जाएगा, तो अभी उनको होल्ड पे रखा गया है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कहना यह है कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप में शिंदे ग्रुप के लगभग सभी सांसद संपर्क में हैं, लेकिन शिंदे को वो लेना नहीं चाहते उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पे वापस। तो उसमें अभी कुछ सहमति चल रही है, वो क्या स्थिति होगी कैसे नहीं होगा, क्योंकि सरकार तो लगभग वहां गिरने जा ही रही है।
लेकिन सबसे पहले लोगों की नजरें दिल्ली पे जमी हुई हैं कि दिल्ली में कल शाम को क्या होता है, क्योंकि दिल्ली की शपथ भी इतनी आसानी से हो जाएगी, अभी इसमें भी थोड़ा संशय दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी अभी खिचड़ी पकनी बाकी है, खिचड़ी कचरी है, और अभी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चीजें, ये जो 24 घंटे का समय है, ये बहुत कठिन दौर है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए कठिन दौर है। अब ये 24 घंटे अगले कैसे रहेंगे ये समय ही बताएगा, क्योंकि मैं बुशरा जी बस एक सेकंड और लेके बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे गडकरी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, वो किसी भी हद में और किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से मोदी से अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। शिवराज चौहान का कहना यह है कि भाई मैं 8.5 लाख वोट से जीत के आया हूं, 4 बार का मुख्यमंत्री हूं, उससे पहले एमपी रह चुका हूं, 100% रिजल्ट मैंने मध्य प्रदेश से दिया है, आपका तो फिर भी गुजरात से एक सांसद हार गया है, तो इस तरह से मैं भी दावेदार हूं पीएम पद का। तो इस तरह की चर्चाएं भी अंदर चल रही है, और अभी आरएसएस की तरफ से एक कोई गंभीर इस तरह का निर्णय आया नहीं है कि आरएसएस क्या सोच रही है, क्या निर्णय लिया है, ये भी आना बाकी है। तो कई सारी संभावनाएं बनी हुई है और देखते हैं आगे क्या होता है। जी, अभी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से अभी मलिक जी ने कहा कि अभी जो 24 घंटे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 बजे का वक्त है कल शपथ ग्रहण समारोह का, और उसके बीच मीटिंग्स का दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ आखिर कौन वो लोग हैं जो शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर। ये एक बड़ा सवाल है, कौन सी वो होगी लिस्ट और किन नामों को शामिल किया जाएगा। जाहिर सी बात है सबसे पहले जिसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पर मंत्रालय दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि ज्यादा मंत्रालय और महत्वपूर्ण मंत्रालय, इन दोनों में से जेडीयू और नायडू दोनों ही क्या चूज करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा मंत्रालय तो बहुत सारे 4, 5, 6 भी दिए जा सकते हैं जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत ना हो, और एक मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो जिसकी बात आ रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पर अटके हुए हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की उनकी पार्टी को ये मंत्रालय जो है वो दिए जाएं और लोकसभा स्पीकर का पद भी दिया जाए। लेकिन देखिए, आप एक तरफ आप सरकार बनाने जा रहे हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज्यादा है कि आप ये चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल, नायडू ये चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में हो, क्योंकि उन्होंने 10 साल में ये देखा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं। आज तो वो कैसे उनके साथ मीठी मीठी बातें करके बिल्कुल उनके आगे लगभग आधे झुककर और मजबूरी में ही सही, लेकिन झुककर उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक है कि आप बस मान जाइए, कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। क्या बाद में यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी उनके पैरों के नीचे से जमीन या कालीन तो नहीं खींच लेंगे, उनकी पार्टी को तो नहीं तोड़ देंगे? ये तमाम डर उनके जहन में है, और यही वजह है कि उनका कहना है कि ईडी वाली मिनिस्ट्री यानी कि फाइनेंस और लोकसभा स्पीकर का पद, ताकि कंट्रोल उनके हाथ में रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आप गैर जरूरी बिल पास करा दें, ऐसा ना हो कोई भी मौका देखकर आप जो सांसद हैं उनको उनकी सांसदी उनसे छिन जाए। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, और चंद्रबाबू नायडू का ये कहना है कि वो एनडीए के संयोजक पहले भी रह चुके हैं और स्पीकर भी वो उनकी पार्टी के पहले रह चुके हैं, तो उनको वो पद दिया जाए। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है मलिक जी कि वाकई में अमित शाह ये मान जाएंगे? क्योंकि मीटिंग में तो ये तय हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री ये किसी और को नहीं दी जाएगी, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अगर ये महत्वपूर्ण मंत्रालय वो अपने पास रखेंगे तो फिर जिनके ऊपर पूरी सरकार बनाने का दारोमदार है, जिनके रहमो करम पर फिलहाल आप हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो क्या ऐसे ही अपने हाथ से ऐसे जाने देंगे? वो बस चंद मंत्रालय लेकर कुछ और बातें, कुछ और शर्तें मनवाकर बस वो सरकार में शामिल हो जाएंगे? क्या आपको लग रहा है उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, उनको ये भी पता है। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें वाजपेयी जी की सरकार में भी शामिल थे चंद्रबाबू नायडू, और हम उनको बहुत पहले से जानते हैं, वो बहुत हार्ड कोर बार्गेनर हैं, वो इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, और अंत में उनका गठबंधन वाजपेयी गवर्नमेंट से भी टूट गया था, आपको याद होगा।
और उस टाइम भी उनके पास स्पीकर का पद था। स्पीकर का पद लेने का उनका कारण ये है कि वो कैबिनेट स्तर के व्यक्ति होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर पार्टी तोड़ना, पार्टी के विषय में कोई भी निर्णय लेना बिना स्पीकर की अनुमति के नहीं होता है। बिना स्पीकर के आप पार्टी तोड़ ही नहीं सकते। और दूसरा ये भी होता है कि अगर आप पिछले स्पीकर को 10 साल से देख रहे हैं, उनका काम सिर्फ हाउस में मुंडी हिलाना है, और अगर प्रधानमंत्री या अमित शाह बोल रहे हो तो वो दर्शक की तरह सुनते हैं। तो वो स्थिति कम से कम आपको हाउस में दिखाई नहीं देगी। दूसरा मेन कारण यह है कि स्पीकर का उनका मांगने का कारण यह है कि उनको कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है कि ये इस तरह के लोग हैं, इनकी ऐसी छवि बनी हुई है कि ये हमारी पार्टी को विद इन ए वीक तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उनकी पहली प्रायोरिटी है कि स्पीकर उनके पास रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ये कन्वीनियर थे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे एनडीए की चंद्रबाबू नायडू। और ये मांगे इनकी बहुत सख्त होती हैं और ये मांगे मनवा के ही मानते हैं। और उस दौरान में पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन थे। लगातार हम लोग उनसे सुनते भी थे, बात भी करते थे। और अंत में जब इनका गठबंधन टूटा तब भी कई पत्रकारों ने ये पूछा था प्रमोद महाजन से कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपने गठबंधन टूट गया। तो उन्होंने कहा कि लिमिट क्रॉस कर दी थी उन्होंने, और वो इतनी मांगे उनकी हो गई थी कि उनकी मांगे हमें मानना संभव ही नहीं था। अब वो इतनी, अगर उनकी मांगे हम पूरी करेंगे एक पार्टी की, एक राज्य की, तो फिर कई राज्य दोबारा हमारे पास आ जाएंगे वही शर्तें लेके, तो इससे मामला खराब हो जाएगा। इसलिए हमने उनसे गठबंधन तो उन्होंने तोड़ दिया, तो हमने मान लिया क्योंकि मांगे पूरी करने की हमारी जो है हिम्मत नहीं पड़ रही थी, या हम उसके लिए तैयार नहीं थे, या हम इतना करने की हमारी हैसियत नहीं थी। तो ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं आज भी। ये सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये इसलिए तैयार हैं कि इनके सामने अभी दो बड़ी प्रॉब्लम है चंद्रबाबू नायडू के। एक तो जो इनका जो राज्य है आंध्र प्रदेश जो है वो भूखमरी के कगार पे आ गया, वो खाली हो गया है, वहां पे कुछ बचा नहीं है, वो लुट चुका है राज्य, उसमें कुछ बचा नहीं है। और उस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि केंद्र की तरफ से एक मोटा पैकेज हमें मिल जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि इन्होंने जिस प्रकार से साइबर सिटी हैदराबाद को बनाया था, तो इनकी जो नई राजधानी है ये उसको भी साइबर सिटी बनाना चाहते हैं। बीच में जो दूसरी सरकारें आई हैं वो बहुत बढ़िया काम वहां नहीं कर पाई, और उसमें कुछ ज्यादा काम हो नहीं पाए। एक तो ये चाहते हैं कि राजधानी नई अच्छी बन जाए, और राज्य को मजबूत करने के लिए मोटा पैकेज केंद्र से मिल जाए। दूसरा इनका यह है कि इनके ऊपर तमाम जो ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं उनको निपटा लिया जाए। इनका सिर्फ दो चीजों पे फोकस है। और अगर ये गठबंधन बनता भी है, ये गठबंधन इन दो डिमांड तक चलेगा। जैसे ये दो डिमांड पूरे होंगी, ये ऐसी ऐसी शर्तें भारतीय जनता पार्टी के सामने रख देंगे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ही इनको हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये खुद नहीं तोड़ेंगे गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो जाएगी गठबंधन तोड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस स्थिति में नहीं होगी कि वो सरकार चला सके, तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। दूसरी बात अगर आप नीतीश कुमार की करते हैं, तो नीतीश कुमार तो इन दोनों की लड़ाई में, इन दोनों के गठबंधन में मजा ले रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि इनको कूदने दीजिए, हमें हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए कि यहाँ नीतीश कुमार क्या बनेंगे, रेल मंत्री बन जाएंगे, गृह मंत्री बन जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। और उन्होंने तो उनको पीएम बनाने के लिए ऑफर कर दिया है, तो यहां से बढ़िया तो उनको वहां मिल रहा है, तो इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे जो रणनीति अभी चल रही है फिलहाल, ये सारी चीजें सोचकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि अपनी ये जो हित है उनके अपने, इनको साध लिया जाए। अच्छा मौका है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग इनकी सारी शर्तें मानेगी और उसी कीमत पर सरकार बनाएगी। जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे मंत्रालय देने को तैयार नहीं है, वो सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद के अलावा, क्योंकि मोदी जी को किसी भी कीमत पे प्रधानमंत्री बनना है, चाहे पार्टी बिक जाए, उनको इसकी कोई चिंता नहीं है, वो सब दे देंगे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनना है। तो इसीलिए आप देखिए कि कल तक क्या होता है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो पार्टी से और विरोध के स्वर उठेंगे। आज शाम को भी उठ सकते हैं, कल भी उठ सकते हैं। जैसा मैंने कहा 24 घंटे
बहुत मुश्किल का दौर है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। जी जी, और इस बीच खबर ये भी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग बुलाई थी सांसदों की, उसमें वो शामिल नहीं हुए और वो दिल्ली में थे और उनसे कहा गया कि आप दिल्ली ही रुकिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गए, मसरूफ थे, बल्कि कहा गया उनसे कि आप दिल्ली ही रुकिए। इसी तरह की खबरें हैं और खबर ये भी है कि अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जो मंत्रियों का बंटवारा होना है और ये इसमें राज्यों का ख्याल भी रखा जाता है, अलग अलग राज्यों से कैसे मंत्रियों को बनाया जाए, कहाँ किसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, तो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से इस संख्या को घटाया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया राज्यों की तरफ से, तो एक तरह से सजा दी जाएगी और इसी तरह की प्रवृत्ति है भी हमने देखा है कि अगर कोई चीज एक मायने रखती है नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए, तो वो है किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना, सत्ता में बनाए रखना, चाहे उसके लिए फिर उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े और किसी की भी बलि देनी पड़े, उसमें वो किसी तरह से कोई गुरेज नहीं करते हैं। अभी अगर सबसे ज्यादा कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जब टिकट बंटवारा हुआ, जब इलेक्शन से पहले जब टिकट बांटे गए, तो हमने ये देखा कि जो टिकट बांटे गए उनमें सबसे लंबी फहरिस्त जो है वो उन नेताओं की थी जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता, वो नेता जो लगातार मेहनत करते रहे, इस वजह से, इस लालच में कह दें या इस उम्मीद में कि उनको टिकट मिलेगा, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया। बाहर से पैराशूट करके जो नेता लाए गए थे उनको दिया गया, उनको टिकट दिए गए और उनमें से बहुत सारे सांसद बन के आए हैं। और अभी आप ये देखिए कि जो पार्टियां जिनको शामिल किया जा रहा है, जिनके एक एक सांसद भी हैं, उन सबको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अगर मलिक जी, अगर तमाम मलाईदार मंत्रालय और मंत्रालयों की जो एक लंबी फहरिस्त बनेगी, क्योंकि आप इसमें देखिए, इसमें नीतीश कुमार है, इसमें नायडू है जिनको सबसे ज्यादा मंत्रालय दिए जाएंगे, अनुप्रिया पटेल हैं, इसमें चिराग पासवान है, इसके अलावा शिंदे हैं, इसके अलावा अजीत पवार हैं। ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिन सबको उन्होंने बिठा रखा था अपने अगल बगल। वो तो ये इसीलिए बिठा रखा था कि इनको तो मंत्रालय देना बिल्कुल पक्का है और जाहिर सी बात है अभी वो बने रहे उनके साथ और वो इंडिया गठबंधन में किसी भी तरीके से शामिल ना हो या उधर रुख ना करें या उधर कोई लालच मिले तो उधर ना चले जाएं, उनको बेहतरीन और बढ़िया मंत्रालय दिए जाएंगे। इसमें से हालांकि सबसे ज्यादा जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो इनमें जयंत चौधरी हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से बीजेपी के सांसद या बीजेपी के नेता जो हैं वो ठगा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे? और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए तो आप छोड़ दीजिए, अपने कुनबे को बचाने में स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के सीनियर नेता हैं वो तो विरोध जताएंगे ही, क्योंकि देखिए वो जमाना नहीं रहा कि मोदी जी से सब डरेंगे, मोदी जी इतने मजबूत हैं कि उनको कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो जाएगा। अब कोई ऐसी बात नहीं होगी और विरोध के सुर आपको बहुत जल्दी उठते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से दिखाई देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आपने बताया अभी कि एक एक जो संसद सदस्य हैं उनकी जो पार्टियां हैं, एक सदस्य की जो पार्टी है वो मंत्री बनेंगे, तो वो मंत्री बनने के बाद भी विरोध करेंगे कि हमें ये मंत्रालय चाहिए था, ये क्यों दे दिया, हमें तो वो लेना था, और उसके बाद फिर ये सेक्रेटरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्यों ये सेक्रेटरी दे दिया, मुझे तो अपना स्टाफ में वो चाहिए। तो इस तरह की भी लड़ाइयां होंगी और उसमें भी नाराजगी, रूठा मनाई चलेगी और कई लोग उस पर भी धमकी देंगे कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। ये तो अभी शुरू होने दीजिए आप पहले। मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो बारात चढ़ जाए, और बारात चढ़ जाए जैसे कि हमारे यहाँ होता है, बारात चढ़ जाए, फिर फेरे हो जाए और फिर दुल्हन घर चली जाए। इसमें कोई इतना आसान नहीं है शादी होने में। इस शादी में पल पल पे खतरा है, पता नहीं कहाँ दूल्हा रूठ जाए, पता नहीं कहाँ दुल्हन के भाई रूठ जाए, पता नहीं कहाँ जीजा रूठ के बैठ जाए। जीजा तो अक्सर रूठ जाते हैं और जीजा तो आज की डेट में दो हैं, दो तो मेन जीजा है ना, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। तो जीजा कब रूठ जाए, जरा सी बात पे कब वो सुनक जाए। तो इसलिए क्या है, शादी होने में अभी हमारे गांव में कहावत भी है ना वो कि उसकी क्या बोलते हैं, शादी में तमाम 10 तरह के खतरे हैं बोलते हैं। वो कहावत मेरे दिमाग में नहीं आ रही है कि कानी लड़की होती है उसकी शादी में 10 जोखों हैं,
कह देते हैं कि भाई 10 खतरे हैं, इसकी शादी में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बड़ा संभाल संभाल के चीजें होते हैं, और फिर भी कहीं ना कहीं बात खुल जाती है तो बड़ा खतरा रहता है। तो ये खतरा है इसमें, क्योंकि सरकार ऐसी बन जा रही है कि यहाँ खतरा खाली बाहर से नहीं, यहाँ बाहर से कम अंदर ज्यादा खतरा है, बाहर इतना खतरा नहीं है। इसीलिए तो इन्होंने पहले साथ लिया बाहर वालों को, कि तमाम एनडीए के लोगों को बुला के खूब बढ़िया खातिरदारी की, खूब बढ़िया सम्मान दिया, सब कुछ बढ़िया कर लिया। और अंदर वाले तो चिढ़ गए, अंदर वाले तो और गए, हमें कोई पूछ नहीं रहा, 240 हम हैं और आप एक एक वाले को बुला के कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा कल तक कुछ ना कुछ जरूर होगा। और उसके बावजूद भी अगर सरकार बन भी जाती है तो इस सरकार में बहुत खतरे हैं जो मुझे नहीं लगता लंबे समय तक चल पाएगी। क्योंकि एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि मोदी जी का ना अनुभव है गठबंधन की सरकार चलाने का, और ना उनका जो है स्वभाव है कि वो ऐसी सरकार चलाएं कि जिसमें रोज नई नई डिमांड हो। उनका तो अपना रुतबा रहा है कि उन्होंने जो आदेश कर दिया, उन्होंने जो कह दिया वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ बड़ा मुश्किल है मामला बनना। तो ऐसे में ये गाड़ी कैसे चलेगी और कौन से अगले स्टेशन पर जाकर रुक जाएगी, अभी बहुत खतरे हैं बुशरा जी। जी बिल्कुल। और उन्हीं तमाम खतरों की हम बात करें, हालांकि हम ये चाहते हैं एक नागरिक के तौर पर कि इस देश को एक स्टेबल सरकार मिले, ताकि जो वादे जनता से किए गए हैं या जिस उम्मीद से जनता ने वोट किया है वो उसकी उम्मीदें कम से कम पूरी हों। आपको पता ही है कि जनादेश जो है इस बार किस तरह से फ्रैक्चर्ड है, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा इंडिया गठबंधन में भी लोगों ने दिखाई। यही वजह है कि 234 उनके सांसद चुनकर आए हैं, और उम्मीद ये थी कि शायद जब वो सरकार बनेगी तो कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सिक्योरिटी मिलेगी, 8,500 गरीब महिलाओं के अकाउंट में आएंगे और एक चेहरा परिवर्तित होगा। और उसी बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया। जो जमीन थी इस बार पूरे चुनाव की वो बदलाव की थी। लोगों ने रोजी रोटी के लिए अपने चुनाव किया, लोगों ने सिक्योरिटी के लिए अपने चुनाव किया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चुनाव किया। और अभी आप ये देखिए कि अभी तो सरकार ये बनी भी नहीं है, और नीट पेपर का जो घोटाला है वो किस तरह से सामने निकल कर आया है। और उसके साथ ही शेयर बाजार के नाम पर और एग्जिट पोल के नाम पर जो शेयर बाजार में घोटाला किया गया, जिसका इल्जाम कांग्रेस ने लगाया, राहुल गांधी ने खुद आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सामने आ गया है। अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी पावर में आए नहीं है, आप देखिए फिर से क्या क्या होने लगा है। और इन्हीं सबसे बचने के लिए कि पेपर लीक ना हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, महिलाओं का भविष्य सुरक्षित रहे, महंगाई की मार दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, इस सब के लिए लोगों ने वोट किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने 1,07,00,000 मतदाता बढ़ाए, जिसकी बात बार बार की जा रही है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर चुनाव को प्रभावित किया गया, ये इल्जाम लगाया जा रहा है विपक्ष के तौर पर, विपक्ष की तरफ से। और इससे भी बहुत सारी सीटें हैं जो विपक्ष की कम हुई हैं, वरना कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस स्थिति में था, वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आता और अपनी सरकार बनाता। हालांकि फिर भी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी ही बनकर आती, और जिस तरह अभी राष्ट्रपति जो हैं दही खिलाने वाली राष्ट्रपति, वो फिर भी नरेंद्र मोदी को ही बुलाती सरकार बनाने के लिए। लेकिन तब जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े होते। लेकिन चैलेंजेस अभी भी कुछ कम नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो नरेंद्र मोदी के सामने हैं। नरेंद्र मोदी जो कि एक अकेला सब पे भारी की बात करते थे, विश्व गुरु, 56 इंच की छाती, हिंदू हृदय सम्राट, उस सब की पूरी तरीके से हवा निकल गई है, फुस हो गई है वो हवा। इसलिए मैं कह रही हूं, आप 3-4 चीजों से समझिए आप इसको। एक तो ये कि 4% जो आरक्षण है, जो जिसकी बात चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कही गई थी, उनके बेटे ने ये कहा है कि वो आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे, और उसको वो जिसको अपीसमेंट कहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसने कहा किसी भी कीमत पर हम ये होने नहीं देंगे। आज उन्हीं के सबसे महत्वपूर्ण दल एनडीए के, जिनके बिना पर वो सरकार बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हर कीमत पर ये आरक्षण देंगे, और ये सोशल जस्टिस है, और हम ये सोशल जस्टिस करने जा रहे हैं। 1 लाख रुपए वो हाजियों को देंगे। इसके अलावा मौजिन को जो तनख्वाह दी जाती है उसकी बात उन्होंने कही है कि वो उनको दी जाएगी। और इसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में इसी तरह की सियासत वो करते हैं। वहीं जेडीयू ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो नफरत की सियासत
जो की जा रही थी और जो की जाती है बीजेपी की तरफ से, उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्निवीर और यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहले ही आपत्ति जताई जा चुकी है जेडीयू की तरफ से। तो जिस छवि की वजह से आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है या सत्ता में थे वो 10 साल तक, वो छवि तो उनकी पूरी तरीके से अब भरभरा कर गिर गई है। अब ना तो वो छाती ठोक कर 56 इंच की बात कर पाएंगे, ना वो हिंदू हृदय सम्राट की बात कर पाएंगे, ना एक अकेला सब पे भारी की वो बात कर पाएंगे। एक तरह से आप ये देखिए, ये बैसाखी की सरकार है जो दूसरों की शर्तों पर चलेगी। और इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जैसा शख्स जिसको एब्सोल्यूट पावर की एंजॉय करने की आदत हो, क्या वो इस तरह की सरकार चला पाएंगे? मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उनका जिस तरह का है, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कोलिशन की गवर्नमेंट चला पाए, क्योंकि उनको सिर्फ डिक्टेट करने की आदत है और तानाशाह की तरह काम करने की आदत है। ये तमाम फैक्टर्स हैं मलिक जी। इन फैक्टर्स को दिमाग में रख के जो उनकी छवि है वो तो पूरी तरीके से उनकी एक तरह से खत्म। तो आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन में, माना कि कुछ दिन चल जाती है सरकार, आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन है हरियाणा और महाराष्ट्र में, क्या करेंगे वह नरेंद्र मोदी जी? किस तरह की बातें करेंगे, किस तरह के उनके भाषण होंगे? मैं तो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उनकी शुरुआत तो मुसलमानों को देश का दुश्मन बनाने से लेकर, कांग्रेस को कोसने से लेकर, पाकिस्तान की बात करने से लेकर, और उन्होंने तो मुजरा जैसी शब्द का भी इस्तेमाल इस बार किया, उस सब से शुरू होकर उस पर खत्म हो जाती है। तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ही मुश्किल है। देखिए बुशरा जी, अगर आप फिर मैं वही जिक्र करना चाहूंगा आपको, वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जब गोधरा कांड हुआ था तो उस टाइम पे भी चंद्रबाबू नायडू भाजपा गवर्नमेंट से समर्थन वापस लेना चाहते थे, एनडीए से अलग होना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे सहयोगी दल थे उन्होंने इनको रोक दिया था और उसका नुकसान इनको आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था, क्योंकि वहां पे बहुतायत में इनको मुस्लिम समाज का वोट भी मिलता है और मुस्लिम समाज इस बात से कहीं ना कहीं विमुख था कि इन्होंने गोधरा कांड को देखते हुए भी समर्थन वापस नहीं लिया और खाली इन्होंने नूरा किस्ती की, तो उनको लगा कि इन्होंने जो है हमारे साथ जो है गलत किया है, तो उसका नुकसान इनको उस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। और ये आज भी इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से इनको अच्छा खासा वोट आज भी मुस्लिम समाज का मिला है, मुस्लिम समुदाय का वोट मिला है, और जो इन्होंने वायदे उनसे किए थे उन वायदों को इनको पूरा करना है। इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ सेंट्रल में मिलकर सरकार बनानी है। अब प्रदेश में तो इनको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है नहीं, वहां तो इनका पूर्ण बहुमत है। तो ये इनका वोटर भी समझता है, ये भी समझते हैं कि हमें दिल्ली से पैकेज लेना है, इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं। और मोदी जी क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, उससे इनको कम से कम फर्क नहीं पड़ता, उससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ेगा, उससे मोदी जी की छवि को फर्क पड़ेगा। जिस प्रकार से वो लगातार पिछले चुनाव में कह रहे थे कि ये आपका आरक्षण छीन के मुस्लिमों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपका स्कूटर मुसलमानों को दे देंगे, तो वो चीजें कम से कम अब बंद हो जाएंगी। मोदी जी इस प्रकार से नहीं कह पाएंगे, और नहीं कह पाएंगे तो जो उनका वोटर इस तरह की बातें सुनता था वो उनसे नाराज हो जाएगा। तो नाराज होकर वो क्या एक्शन करेगा, ये सारी चीजें हैं। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को मोटी हानि होने जा रही है, ये आप देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात अभी चल रहे हैं, जो बीच में आपने बात उठाई थी कि क्या रहा और यहाँ दिल्ली में कैसे इनको क्या क्या देंगे और क्या क्या छींके वहां टूटेंगे, वहां पे ये भी कहा गया है कि जो फैजाबाद की सीट आप हारे हैं, राम मंदिर जैसी जो महत्वपूर्ण सीट थी वो आप हार गए हैं, उस पर भी मंथन हुआ कल की मीटिंग में। फिर बनारस पे भी हुआ कि बनारस पे प्रधानमंत्री को इतने कम वोट क्यों मिले, वहां पड़ोस की चंदौली की सीट थी उस पर केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, दूसरी मछली शहर की सीट थी वो आप हार गए। तो प्रधानमंत्री के आसपास की सीटें हार गए और प्रधानमंत्री के पहले 4 राउंड में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, सोचिए। तो इस सारी चीजों पे भी जिक्र हुआ। तो वहां पे कहना ये था यूपी के लोगों का या आदित्य योगीनाथ का भी कि अगर आप वहां पे काम धंधा ठेके पट्टे सब गुजरातियों को देंगे और वहां का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है या भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, उसको कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान मिलेगा, तो वो आपको वोट क्यों देगा?
तो उसी का रिएक्शन अयोध्या में हुआ और उसी का रिएक्शन बनारस में हुआ। ये तो बनारस में किसी तरह से चुनाव जीत गए, अगर चुनाव थोड़ा अच्छे तरीके से लड़ता और कहीं कांग्रेस एक ऐसा निर्णय ले लेती कि वहां पे प्रियंका गांधी को खड़ा कर देती, तो हो सकता था प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीतना ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ये चीजें शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। और आप खाली हरियाणा या किसी दूसरे प्रदेश की बात मत करिए अभी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर योगी को हटाने की बात करता है, किसी और को बनाने की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल सकता है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी मजबूती से उभरी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, समाजवादी पार्टी को खुद को इतना एहसास नहीं था कि हमारे इतने अच्छे नतीजे आ जाएंगे और इतना वोटर हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे बुशरा जी। और जो आप बार बार कहते थे कि 5 किलो राशन हम आपको दे रहे हैं, आपको वोट दे के हमारा एहसान चुकाना चाहिए। देखिए, ये सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, तो उसका गाना बजाना नहीं किया जाता है। वो गुपचुप दान, हमारे यहाँ मान्यता है कि गुपचुप दान दिया जाता है। और खासकर आप अगर किसी को खाने की वस्तु दे रहे हैं और किसी को आप राशन दे रहे हैं, तो उसका गाना बजाना नहीं होता है। तो उससे कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं, अब गरीब लोग हैं, जाहिर बात है, गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, तो आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे थे। एक तो ये हो गया। दूसरा, उस पे जो आप पे सोने पे सुहागा हुआ, वो ये हुआ कि आपने उनका आरक्षण छीनने की बात की, आपने उनका, बाबा साहब ने जो उनको एक अधिकार दिया है लोकतंत्र का, संविधान बदल के आपने वो छीनने की बात की। तो उससे कहीं ना कहीं वो वोटर आहत हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी और मायावती को छोड़ के अधिकाधिक तौर पे समाजवादी पार्टी के साथ गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। और ये नुकसान खाली हो गया ऐसा नहीं है, ये आगे भी हो सकता है, विधानसभा के चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे से इतना खुल के ना बोल पाएगी ना कर पाएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होते हुए मुझे आगामी विधानसभा चुनाव में भी दिखता है, जिस जिस राज्य में चुनाव होंगे विधानसभा। जी बिल्कुल। और ये आप देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, वो तस्वीर ही हमने कल देखी थी। कल किस तरह से प्रधानमंत्री, अब तक तो ये था कि वो सर झुकाते थे संविधान के आगे, लेकिन कल तो बाकायदा तौर पर संविधान को हाथ में ऐसे ले उठाकर लिया। उन्होंने किस तरह से सर माथे उन्होंने लगाया। तो आपको पता ही है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, वो क्यों किया गया है। कम से कम आप इसके लिए तो राहुल गांधी को क्रेडिट इसका बनता है, हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए क्रेडिट बनता है, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से, और पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, रिजल्ट आने के बाद भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। वही सबसे बड़ी गले की फांस जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए बनी। उनको लगा कि ये बातें कहां जमीन पर काम करेंगी, लेकिन यही बातें सबसे ज्यादा जमीन पर काम करती हुई नजर आई। 400 पार का वो नारा, वो उनके लिए गले की फांस बन गया और हार की वजह बना। 240 सीटें मिली हैं, इसको हार ही माना जाएगा, बहुमत नहीं मिला है। जिस तरह की परिस्थितियों में 240 उन्होंने पाई हैं, अगर ये परिस्थितियां बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होता विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पास, तो आपको पता है ये आंकड़ा कहां जाकर रुकता और करारी शिकस्त इस तरह से होती कि सरकार बनाने तो बहुत दूर की बात, शर्म आ रही होती उनको अपने नंबर देखकर, जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो विपक्ष को नहीं दी गई। लेकिन अभी ये मानने वाली बात है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने जो पूरी की पूरी अपनी यात्रा और चुनावी अभियान में लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो जिस लड़ाई की बात उन्होंने कही और कहा कि इसलिए ये चाहते हैं 400 पार, वो सीधे तौर पर विपक्ष के लिए काम करता हुआ नजर आया और नरेंद्र मोदी के लिए हमें पता है कि क्या उनका हाल हुआ है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल ये है, और एक महत्वपूर्ण चेहरे की बात, क्योंकि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं मलिक जी, और हम बात यहाँ पर जयंत चौधरी की जरूर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एक सांसद वाले को भी आपने अपने बगल में स्टेज पर बिठा रखा था। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया जयंत चौधरी ने, जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी ने भी किया है कि उनको आपने वहां पर सामने बिठा रखा था। 2 सांसद तो उनके भी आए हैं, तो आपको ये, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आखिर क्या वजह रही
क्या उनको शामिल भी किया जाएगा मंत्रिमंडल में या फिर नहीं? इसके चांसेस मुझे कम ही लगते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने पास उनको आसपास बिठाना गवारा नहीं किया। देखिए बुशरा जी, जिस प्रकार से अंत में इन्होंने जयंत चौधरी को साथ में लिया था, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जयंत चौधरी के आने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एकमात्र सीट थी जिस पर ये दोहन करना चाह रहे थे जयंत चौधरी का, मुजफ्फरनगर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सीट थी, और वो चुनाव हार गए। तो उस चुनाव हारने से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, संजीव बालियान को हो रही है और अमित शाह को हो रही है, क्योंकि संजीव बालियान को अमित शाह का करीबी माना जाता है और उसमें खास तौर पे उसी सीट को जिताने के लिए जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया था और वही सीट ये लोग हार गए हैं। इसके अलावा तमाम आसपास की सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि जयंत चौधरी का उनके साथ आना कोई फायदेमंद नहीं रहा, उल्टा जयंत चौधरी को फायदा मिल गया कि वो अपनी 2 सीटें जिता के ले गए। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के जो खासकर जाट नेता हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इनको यहाँ पे ज्यादा मजबूत ना किया जाए और इनको मंत्रालय ना दिया जाए। अब आप देखेंगे, अगर चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो बिहार के मांझी हो जो हम के अध्यक्ष हैं, उनको आपने मंच पे कुर्सी दी, और जबकि इनके 2 सांसद थे, ये खुद राज्यसभा से सांसद हैं, इनको आपने मंच पे जगह नहीं दी, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनकी उपेक्षा कर रही है। और उपेक्षा का कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इनके आने से हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं है, इसलिए इनकी उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा बुशरा जी, मैं दूसरी चीज भी बताना चाह रहा हूं कि मैं पिछले बहुत सारे वीडियो देखे, प्रधानमंत्री की साइट पे भी जाके देखे कि प्रधानमंत्री जी की तमाम कलर की जैकेटें हैं, लेकिन एनडीए की मीटिंग में उन्होंने ग्रीन कलर की जो जैकेट पहनी थी। मैंने अपने कई पुराने पत्रकार साथियों से भी पूछा कि ये ऐसा क्या हुआ कि ग्रीन शर्ट पहन के आए हैं, तो कुछ पुराने पत्रकार साथियों ने बताया कि ग्रीन कलर को मुस्लिमों से संबंधित माना जाता है। तो हम जो जोड़ के चलते हैं कि ये कलर जो है थोड़ा मुस्लिम संबंधी कलर है, तो इसको या तो किसान ज्यादा मान के चलते हैं कि भाई हमारा कलर है वो किसान हरे दुपट्टे गले में डाल के चलते हैं, या फिर खास तौर पे इसको मुस्लिम संबंधी कलर माना जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि अब मुझे मुस्लिमों से कोई गुरेज नहीं है, इसलिए वो हरे रंग की जैकेट स्पेशल पहन के आए हैं। क्योंकि अगर हम देखें 10 सालों में याद करें तो हमें कहीं याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी ने हरे रंग की शर्ट पहनी हुई हो या जैकेट पहनी हुई हो। तो ये भी एक खास तौर पे देखना चाहिए कि अब उनको कोई गिला शिकवा मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समाज से है। मुस्लिम समाज को भी वो शायद अब गले लगाना चाह रहे हैं। अब मुस्लिम समाज गले लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो वो जाने, लेकिन वो तो चाह रहे हैं अभी गले लगाना। जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं जो यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि बीते दिनों से लोग कांग्रेस के दफ्तर पहुंच रहे हैं और कतार लगाकर पूछ रहे हैं पैसे कहाँ हैं। इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है, जनता जनार्दन के साथ झूठ बोला गया है। आपको ये समझाए और खासतौर पर कांग्रेस को सामने आकर इस पर कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या कम से कम कांग्रेस को ये करना चाहिए कि वो इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को जवाब दें, क्योंकि अगर सरकार बनती तभी तो गारंटीज पूरी की जाती। अपोजिशन कब से गारंटी पूरी करने लगी? अब जब सरकार ही नहीं बनी, वो सत्ता में आए ही नहीं अभी तक, तो वो कैसे गारंटी पूरी करेंगे? तो अभी भी आप ये देखिए मलिक जी कि अभी भी भटकाने का लोगों को और लोगों को अटकाने का और कांग्रेस को फिर से एक दुश्मन की तरह पेश करने का अभी भी सिलसिला नरेंद्र मोदी का जारी है। क्योंकि ये कह देना, वो भी एक प्रधानमंत्री के तौर पर आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग वहां पर लाइनें लगा रहे हैं, आपके झूठे वादों की पोल खुल गई। अरे वादे तो वो तब पूरे करते जब वो सरकार उनकी बनती, और उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि जुलाई से हम पैसे ट्रांसफर करेंगे, जब सरकार ही नहीं बनी, जब उनके पास सत्ता ही नहीं है, तो वो वादे कैसे पूरे करेंगे? अपनी जेब से थोड़ी देंगे पैसे। देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी जो पिछले 1 से 1.5 महीने से बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं,
हम बहुत सारी चर्चाएं आपके यहाँ भी डिबेट में कर चुके हैं, दूसरे चैनलों पे भी कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक वीडियो चल रहा है कि जब वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे के आए हैं, राष्ट्रपति जी ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया और उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, वो उसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति दर्शाता है कि वो कितने परेशान हैं और कितने चिंतित दिखाई दे रहे हैं वो अपने पद को लेके। तो ऐसे में अगर वो इस तरह की चीजें बोल रहे हैं जो तथ्यात्मक नहीं है, उस पे सोचना या हमें उस पर बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करना मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने के कई सारे भाषण ऐसे हुए कि हमें खुद आश्चर्य हुआ, खुद दुख हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से हमारी बात हुई, वो खुद कहते थे कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं। मुजरे जैसे वर्ड का प्रयोग करना प्रधानमंत्री के मुंह से क्या शोभा देता है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा तमाम बातें उन्होंने जिस प्रकार से कही हैं तो कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी लगती हैं। और मैंने तो बड़ा गंभीर होकर एक चैनल पे कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री की आवाज मीडिया भी सुनता है और विदेश का मीडिया भी सुनता है और विदेशों में भी हमारी आवाज जा रही है। खास तौर पे चुनाव के दौरान आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दुनिया हमारे चुनाव को देखती है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हमारे यहाँ होता है, तो उसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ऐसे में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रकार का वक्तव्य देंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, तो देश में दुनिया में हमारी क्या छवि हो जाएगी। जिस प्रकार से आप दम भरते हैं कि हमने दुनिया विश्व में हमारा डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी जो है इजराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देते हैं, इतनी इनकी चल रही है, तो फिर वहां ये आपकी भाषा को सुनकर क्या कोई दूसरा लोग सोचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी पे कई बार इस तरह की चीजें सुनकर हमें लगता है बड़ी दयनीय स्थिति इनकी हो चली है। तो ये कुछ भी कह देना, तथ्यात्मक बात है आपकी कि भाई जब सरकार बनी नहीं तो उनके वायदों का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है, जब उनकी सरकार ही नहीं बनी। अगर उनकी सरकार बनती तब हम सवाल पूछते आपसे पहले। तो भाई हम तो सवाल पूछने के लिए ही बैठे हैं, आज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती तो आपसे पहले हम सवाल पूछेंगे उनसे। तो ये कह देना। और कांग्रेस के देखिए, प्रधानमंत्री जी जब तक कांग्रेस पे 1-2 वार ना करें, 1-2 तीर बाण ना चलाएं, तब तक नींद कहाँ आती है उनको। क्योंकि एक कांग्रेस ही तो है जिसको उन्होंने सुनाना। 70 साल की कांग्रेस थी, अब वो पीछे 10 साल से कांग्रेस है, तो कांग्रेस को ही सुनाए जा रहे हैं वो, और कोई उनके पास है नहीं। अपना 10 साल का कोई एक ऐसा कार्य उनके पास है नहीं जो विस्तृत रूप से उस पर चर्चा कर सके। उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है नहीं कि अगले 5 साल का एजेंडा वो जनता में प्रस्तुत कर सके। भले ही वो कहने के लिए 100 दिन का एजेंडा अपने नौकरशाहों से बनवा रहे हैं, 100 साल का एजेंडा बनवा रहे हैं, कहने को उनके पास कुछ नहीं है। तो वो कांग्रेस पे वार करने के अलावा उन पे कोई महत्वपूर्ण चीजें मुझे नहीं दिखाई देती कि उनके पास कहने को कुछ है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये लग भी रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि 5:30 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि 5:30 बजे हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय दोनों उन्होंने संभाले हैं और मिनिस्टर्स रहे हैं। उनसे जानना बेहद जरूरी है कि आज की जो ये एनडीए की जो सरकार जो बनने जा रही है, क्या वो टिक पाएगी, क्या वो चल पाएगी, क्योंकि वो अटल जी की सरकार में वो रहे हैं और अब ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या वो फर्क देखते हैं और क्या ये सरकार चल पाएगी या नहीं। और भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो उनसे हमें पूछने हैं। और आप हमारे साथ 5:30 बजे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा हमारे खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है कि भले ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर एक बार फिर से आसीन होने जा रहे हैं, वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ वो लेंगे। लेकिन अभी ये जो तस्वीर जो आपको दिख रही है और जो आपसे छिपाई जा रही है वो आपको समझने की जरूरत है। जो दिख रहा है वो तो आपके सामने है, लेकिन जो छिपाया जा रहा है आपको वो देखने की जरूरत है। खासतौर पे वो लोग जिन्होंने एक उम्मीद, एक आस के साथ इस बार वोट किया था, या वो लोग जो सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं और वो लोग जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया, उनसे मैं कहूंगी अभी थोड़ा सा सब्र करिए, रुकिए आप। अभी बहुत खेल होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
अगर सरकार इस तरह से जोड़ तोड़ करके बनाई जा सकती है तो सरकार गिर भी सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं, आशंकाएं दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह की शर्तों की फेहरिस्त दोनों नेताओं ने सामने रखी है, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कहूंगी बल्कि मैं कहूंगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेता, क्या उन शर्तों को मानेंगे? क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके अंडर आता है ईडी, क्या वो दे देंगे? क्या वो नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू को दे देंगे? क्या वो लोकसभा स्पीकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या फिर जेडीयू जो है उनमें से, उनकी पार्टी में से किसी नेता को बना देंगे? क्योंकि ये दोनों ही चीजें अपने पास रखना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो चाहती है आप हमारे साथ शामिल तो होइए, लेकिन सारा कंट्रोल सेंटर हमारे पास रहेगा, रिमोट हमारे पास रहेगा, और हम सामने जो टीवी चल रहा है उसके चैनल्स आप हमारे साथ बैठे रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन चैनल जो है वो हम ही चेंज करेंगे कि अब क्या चलेगा और तब क्या चलेगा, अब आपको क्या देखना है और तब आपको क्या देखना है। लेकिन जेडीयू ये चाहते हैं, नीतीश कुमार ये चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि आप पावर एंजॉय करिए, आप टीवी देखिए, लेकिन रिमोट कंट्रोल और कंट्रोल सेंटर जो है वो बिल्कुल हमारे हाथ में रहने जा रहा है। हम तय करेंगे कि आगे सरकार कैसे चलेगी और किस तरह से चलेगी, कब तक हमें सरकार में रहना है और कब तक हमें सरकार में नहीं रहना है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा दोनों ही राज्यों ने मांगा है, नीतीश कुमार ने भी मांगा है और चंद्रबाबू नायडू ने भी मांगा है। आपको पता है कि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर वहां के बनने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के, और नीतीश कुमार तो हैं ही बिहार के चीफ मिनिस्टर, और दोनों ने विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा है। सवाल यह है कि क्या इन तमाम मांगों को माना जाएगा? मीटिंग से मीटिंग का दौर चल रहा है, और एक मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस की भी चल रही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये सर्वसम्मति से पास किया गया कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने लोकसभा में। ये सबकी मांग है, क्योंकि उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जिस तरह का पूरा नैरेटिव बनाया, जमीन पे जो मेहनत की, दोनों यात्राएं जो निकाली, उससे बहुत फायदा कांग्रेस को हुआ है। और जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली उन तमाम जगहों से 41 सीटें कांग्रेस के पाले में आई हैं। 41 कांग्रेस की जिस तरह की अभी फिलहाल की स्थिति है, अगर उसको देखें तो 41 एक बड़ा नंबर है, और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और अभी 5:30 बजे मैं आपको बता दूं कि फिर से संसदीय, जिसमें संसदीय दल का नेता चुना जाना है और उसी में ही लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर भी फैसला लिया जाना है। राहुल गांधी का कहना है कि आप मुझे सोचने का वक्त दीजिए, लेकिन तमाम तरह के प्रेशर जो हैं वो राहुल गांधी पर हैं। कल भी हमारी निगाहें लगी रहेंगी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा नरेंद्र मोदी का, कि कौन से वो चेहरे हैं जिनको इंपॉर्टेंस दी गई है, कौन से वो चेहरे हैं जिनको साइडलाइन किया गया है, किनकी शर्तें मानी गई हैं और किनकी शर्तें नहीं मानी गई हैं। उसी की बिना पर आगे का पूरा राजनीतिक जो खेल है वो तय होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, आपकी बेबाक, आपकी पूरी तरीके से आपने अपनी बात रखी, और बहुत सारे आपने अंदर की जो बातें हैं वो भी हमारे सामने रखी। बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 5:30 बजे मेरे साथ फिर से आप जुड़िएगा, लाइव में आपके सामने हाजिर होंगी यशवंत सिन्हा के साथ। तमाम बेबाक सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और आप जरूर ये जानिएगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस नेता हैं, कोलिशन में रहे हैं, एनडीए का हिस्सा वो रहे हैं, क्या उस एनडीए और इस एनडीए में क्या फर्क है, और इस एनडीए और वो एनडीए तो चला, लेकिन क्या ये एनडीए की सरकार चल पाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है, तमाम सवाल उनसे हम पूछेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।